एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने सबसे प्रसिद्ध भाषण बेस्ट स्पीच स्टे हंग्री स्टे फुलिश दिया था। कुछ ही मिनट का ये भाषण दिया था, छोटा भाषण मगर प्रेरणादायक, उत्साहित और मनुष्य जीवन को कार्मिक दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देता है। इस भाषण में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। वही 3 कहानियां आज हम आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर सन 2005 में स्टैनफोर्ड में स्टीव जॉब्स द्वारा दिए गए इंग्लिश भाषण का हिंदी में अनुवाद किया गया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने कॉलेज से डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया। सच तो यह है कि ग्रेजुएशन के सबसे करीब मैं आज आया हूँ। मैं आज आप सबको सच्चाई से परिचित करवाना चाहता हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं जोड़ने और समझने के बारे में है। मुझे पहले 6 महीनों के बाद ही रीड कॉलेज से निकाला गया था और 18 महीनों तक मैं कॉलेज से बाहर ही रहा था, जिसके बाद मैंने सचमुच ही कॉलेज छोड़ दिया। मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले हुई थी। मेरी जैविक माँ, बायोलॉजिकल मदर, एक अविवाहित युवा कॉलेज छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने एडॉप्शन के लिए दे दिया। वह ये चाहती थी कि मुझे पढ़े लिखे लोग गोद लें, इसीलिए एक वकील व उसकी पत्नी का मुझे गोद लेना तय हो गया। चूंकि जब मेरा जन्म हुआ, उस परिवार ने ऐन वक्त पर ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बेटी होगी। बस तो मेरे माता पिता को, जो उस समय प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें देर रात के बीच एक फोन आया, ना जाने कैसे, हमें लड़का हुआ है, आप उसे गोद लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल। मेरे जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ कॉलेज कभी नहीं गई थी और मेरे पिता स्कूल भी नहीं गए थे। उसने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वह केवल कुछ ही महीने बाद मान गई जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मुझे महाविद्यालय भेजा जाएगा। और आखिर 17 साल बाद मैं कॉलेज में पढ़ने गया। लेकिन मैंने अनजाने में एक ऐसा कॉलेज चुना जो इतना महंगा था कि जिसकी फीस भरने में मेरे सामान्य वर्गीय माता पिता की सारी कमाई मेरे पाए में ही खर्च हो गई। 6 महीने बाद मुझे इसमें कुछ मूल्य नहीं दिखा। जिंदगी में मुझे क्या करना है इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसके ऊपर मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये कॉलेज की शिक्षा किस तरह इस समस्या का हल निकलने में मददगार साबित हो सकती है। और इधर मैं अपने माता पिता द्वारा जमा किए धन को खर्च कर रहा था। मैंने इस विश्वास और भरोसे पर कि जिंदगी सब संभाल लेगी, कॉलेज छोड़ दिया। उस समय मैं अपने निर्णय से काफी डरा हुआ था, पर आज सोचता हूँ तो वो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। उस समय मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद अनावश्यक कक्षाओं में उपस्थित रहना भी छोड़ दिया था। सब कुछ इतना रूमानी नहीं था। मेरे पास हॉस्टल का कमरा नहीं था तो मैं एक दोस्त के कमरे में फर्श पे सोता था। मैं 5 सेंट्स कमाने के लिए कोक बोतलें वापस करने का काम करता था और उस पैसे से खाना खरीदता था और पूरे सप्ताह में एक अच्छा भोजन करने के लिए मैं हर रविवार रात को हरे कृष्ण मंदिर 7 मील चलकर जाता था। मुझे ये सब अच्छा लगता था और जो भी मैंने अपनी जिज्ञासा और दिल की बात सुनकर किया और पाया, वह सब बाद में मेरे लिए अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश का सबसे अच्छा कैलीग्राफी अनुदेश उपलब्ध था। परिसर के हर पोस्टर, हर दीवार पर, प्रत्येक लेबल पर खूबसूरती से कैलीग्राफी की गई थी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, इसी वजह से मैं सामान्य विषयों की क्लास नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने का फैसला किया। मैंने सेरिफ और sans सेरिफ अक्षर रचना और अलग अलग अक्षरों के बीच दूरी की मात्रा के बारे में सीखा। मैंने सीखा कैसे महान अक्षर रचना महान बनाती है। वह सुंदर और ऐतिहासिक था, कलात्मकता का ऐसा सूक्ष्म पहलू जो विज्ञान समझ नहीं सकता, और मुझे वह आकर्षक लगा। उस समय जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीजों का उपयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मुझे कॉलेज से निकाला नहीं गया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और चूंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीजें नहीं होती। अगर मुझे कभी निकाला नहीं गया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो कक्षाएं नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट होते हैं वो होते ही नहीं। निश्चित ही जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन बिंदुओं को आपस में जोड़ना मुश्किल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी भविष्य में झांककर बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते हैं। आप सिर्फ भूतकाल देखकर बिंदुओं को जोड़ सकते हो।
इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, अपने गुणों में, अपनी किस्मत में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में, किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात पे भरोसा करना कि आगे चलकर बिंदु जुड़ेंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। और आपकी यही बातें आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं जिस चीज को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। और मैंने अपने पिता के गराज से एप्पल शुरू की, तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टॉश जारी की, तब मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। युवा स्टीव जॉब्स, आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकल सकते हो? खैर, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक ऐसे प्रतिभावान आदमी को काम पर रखा जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के भविष्य दृष्टिकोण को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया, इसलिए 30 साल की आयु में मुझे निकाल दिया गया। सार्वजनिक तौर पर भी निकाल दिया गया था। जो मेरा पूरे जीवन का उद्देश्य था वह अब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से अपना के मैंने अपने पहले की पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा असफल व्यक्ति बन चुका था। एक बार तो मैंने घाटी छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी भावुक हूं। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे जुनून में जरा भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकृत कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूं। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सफल होने का बोझ अब प्रारंभिक होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत मुक्त महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रियाशील समय में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही प्रतिभावान महिला से हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित किया गया तंत्रज्ञान उपयोग करती है। अब लॉरीन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप सच में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को ढूंढना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे करते हुए आप खुश महसूस करें। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और पूरी तरह से समाधानी होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आपको पसंद हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा, और जैसा कि किसी अच्छे रिश्ते में होता है वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कहावत पढ़ी जो कुछ इस तरह थी, यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक छाप बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है।
क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूं तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पाचक ग्रंथि में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पाचक ग्रंथि क्या होती है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूं। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते, वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इन्हीं लक्षणों के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बियोप्सी हुई, जहां एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पाचन कैंसर है जो क्रिया से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मौत एक उपयोगी लेकिन एक बौद्धिक संकल्पना है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब बातें करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए माफी चाहता हूं, पर यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने अंतर्ज्ञान को डूबने मत दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत प्रकाशन, द होल अर्थ कैटलॉग, हुआ करता था, जो मेरी पीढ़ी की बाइबल में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से ज्यादा दूर नहीं रहते थे, ने इसे अपना काव्यात्मक स्पर्श देके बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची टाइपराइटर और पोलरॉइड कैमरे की मदद से बनाई जाती थी। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक किताब की तरह कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई संस्करण निकाले और अंत में एक अंतिम संस्करण भी निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पे प्रातःकाल का किसी गांव की सड़क का अदृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिसपे यदि आप जोखिम हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे। और उस फोटो के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। ये उनका अंतिम मैसेज था जब उन्होंने अपने भाषण को अंतिम विराम दिया। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही इच्छा जताई है। और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही इच्छा रखता हूँ। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।